नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट हमारे पास है डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन का, आप जानते ही हैं, और इसमें कुछ अच्छी अमेंडमेंट भी हुई है। इसमें एक रूल 88C करके नया रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है। रूल 88C, रूल 88C ये जो नया रूल है ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज GSTR 1 एंड दैट रिपोर्टेड इन द रिटर्न, दैट इज GSTR 3B। तो बेसिकली रूल 88C जो नया रूल इंसर्ट किया गया है ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि GSTR 1 में किसी सप्लायर ने जो सप्लाई डिक्लेयर करी वो, और उसने अपनी रिटर्न में जो सप्लाई डिक्लेयर करके टैक्स पे किया वो, अगर उन दोनों में डिफरेंस है, उन दोनों में डिफरेंस है, GSTR 1 में बेसिकली आपने जो सप्लाई डिक्लेयर करी कि मैंने इतनी सेल्स करी वो ज्यादा है, जबकि रिटर्न में आपने जितनी सेल्स के ऊपर GST पे किया वो कम है, तो फिर ये जो डिफरेंस है, मिसमैच है, उसको अगर ऑफिसर जो होगा हैंडल करेगा तो वो किस तरीके से हैंडल करेगा, मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस, उस मिसमैच को हैंडल करने के पर्पस के लिए रूल 88C जो है वो इंसर्ट किया गया है। ठीक है जी, 88C की ये आपकी समरी है। कनेक्टिविटी में एक सेक्शन 75 यूज होगा, वो भी यहां दिया गया है। मैं आपके डिस्कशन को आसान बनाने के लिए मैंने इसका पूरा प्रेजेंटेशन चार्ट बेस कर दिया है, मैं आपका ये चार्ट बेस प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं। तो पॉइंट वाइज डिस्कशन चलेगा। सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास ये पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, एक हमारे पास नॉर्मल सप्लायर है। ये वो पर्सन है जिसको अपनी रिटर्न GSTR 3B फॉर्म में जो है वो फाइल करनी होती है। अच्छा, और आप सभी जानते हैं वो आदमी जिसको GSTR 3B फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, उसे अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी सेल सेपरेटली रिपोर्ट करनी होती है एज स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन द फॉर्म GSTR 1। तो इसके ऑब्लिगेशन जो है वो दो हैं कि इसने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, महीना या क्वार्टर में जो भी सेल सप्लाई करी उसकी GSTR 1 में ये रिपोर्टिंग करेगा, और फिर उसके बाद में ये अपने रिटर्न्स में उन पर्टिकुलर सप्लाईज के ऊपर जो होगा वो GST पे करते हुए अपने रिटर्न सबमिट करेगा। अब आइडली तो क्या होगा, आप GSTR 1 में अगर कह रहे हो कि मेरी सेल 2 करोड़ है, तो फिर आप अपने रिटर्न्स में भी उसी सेल को कवर करते हुए टैक्स पे करोगे, यस और नो? यस। तो मिसमैच होने का क्वेश्चन नहीं होगा अगर सब कुछ क्लियर है। तो अब लोग ये कह रहे हैं लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि पर्सन ने GSTR 1 में अपनी सेल्स की फिगर 2 करोड़ बता रखी है, लेकिन जब उसने GSTR 3B अपनी रिटर्न फाइल करी टैक्स पेमेंट के साथ तो उसने वो 2 करोड़ नहीं, लेट्स सपोज उसने वो 1.2 CR के साथ जो है वो फाइल करी, तो ये कह रहे हैं अब हमारा जो डाटा एनालिसिस का टूल पोर्टल पे है ना, वो ये देख लेगा कि GSTR 1 में तो कुछ और फिगर रिपोर्टेड है, जबकि टैक्स पेड करते हुए रिटर्न में जो है वो फिगर कुछ और है। और अब ये जो मिसमैच की स्टोरी हमें दिखाई देगी, इस मिसमैच को ऑफिसर जो होगा वो किस तरीके से हैंडल करेगा, उसके लिए हमने रूल 88C जो है वो बनाया है। अच्छा, ध्यान में दीजिएगा, रूल 88C बनाने से क्या होगा, अब जो सिस्टम इन्होंने बनाया एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बना के दे दिया। अगर 88C नहीं था और इस तरीके का मिसमैच ऑफिसर को दिखता था तो ऑफिसर जो था वो अपने तरीके से जो था वो असेसी को डील करता था। अब लोग ये चाह रहे हैं कि हम बेसिकली स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं कि कभी भी मिसमैच नजर आए तो कोई भी ऑफिसर जो है वो इस टैक्स पेयर के साथ किस तरीके से डील करेगा, तो इसलिए हम ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बेसिकली रूल 88C में जो है वो बना करके दे रहे हैं। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और थोड़ा सा इसका लॉजिक और बताता हूं। अब हमारे पास जीएसटी में हमने डिमांड एंड रिकवरी वाले सेक्शन में एक सेक्शन 75 पढ़ा था, सेक्शन 75, ये आपको रिकलेक्ट करना पड़ेगा। पिछले पेज पर मैंने इसका समराइज वर्जन भी दे रखा है वैसे, लेकिन मैं रिकलेक्ट कराऊंगा, आपको याद आएगा। सेक्शन 75 में अभी पीछे एक रिसेंट में बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कर दी थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर एक व्यक्ति जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करता है, लेट्स सपोज 2 करोड़, ध्यान से सुनना बेटा, सेक्शन 75 अभी रिसेंट में ही अमेंड किया था गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट से, और उसमें उन्होंने कहा था एक व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करता है पर्टिकुलर अमाउंट की, लेट्स सपोज 2 करोड़, तो फिर 75 में लिखा था जो सप्लाई उसने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करी उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो उसकी सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि ऑफिसर ने थोड़ी ना बोला, ये तो उस पर्सन ने खुद से बताया है कि हां मैंने इतनी सेल्स करी है। तो अगर उसने 2 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर करी है तो उस पर जो टैक्स बनता होगा वो उसका सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी माना जाएगा, और गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि ये जो सेल्फ असेस टैक्स
हमने माना है क्या इसने जीएसटीआर 3B में वो प्रॉपर पूरा पे किया है। अगर उसने जीएसटीआर 3B में ही 2 करोड़ की सेल्स दिखा करके टैक्स पे किया है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जीएसटीआर 3B में उसने कम सेल्स डिक्लेयर करी है तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया उसने सेल्फ असेस टैक्स जीएसटीआर 1 में ज्यादा बताया था बट पे कम किया। इसका मतलब कुछ सेल्फ असेस टैक्स जो है वो उसके एंड पे से आउटस्टैंडिंग रह गया, और ये जो सेल्फ असेस टैक्स उसके एंड पे से आउटस्टैंडिंग रह गया है इसको रिकवर करने के लिए ऑफिसर जो होगा वो सेक्शन 75 के प्रोविजन को यूज करेगा। और सबसे अहम बात आपको याद करा रहा हूं, सेक्शन 75 में ये लिखा हुआ था अगर एक व्यक्ति का सेल्फ असेस टैक्स अनपेड रह जाता है, एक व्यक्ति का सेल्फ असेस टैक्स अनपेड रह जाता है तो उस अनपेड टैक्स को रिकवर करने के लिए ऑफिसर को उससे शो कॉज नोटिस बेस्ड एडजुडिकेशन करके रिकवरी नहीं करनी होती है, रादर देन डायरेक्ट रिकवरी जो है वो करनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। इसमें दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर एक व्यक्ति का सेल्फ असेस टैक्स अनपेड रह जाता है तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में ये लिखा हुआ है आपका सेल्फ असेस अनपेड टैक्स जो आपने खुद से असेस करके बोल रखा है, अगर आप वो पे नहीं करोगे तो उस अनपेड टैक्स को लेने के लिए हम आपसे कोई 73 74 में नोटिस भेज के फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके सुनने का काम नहीं करेंगे। रादर देन टैक्स रिकवरी के जो डायरेक्ट प्रोविजन हमारे पास होते हैं सेक्शन 79 में लिखे हुए हैं, याद होंगे आपको, रिफंड एडजस्टमेंट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्टिफिकेट एक्शन, गार्निशिंग प्रोसीडिंग, जो भी रिकवरी के डायरेक्ट प्रोविजन होते हैं वो हम यूज करेंगे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब जीएसटीआर 1 में आपने 2 करोड़ की सेल बताई तो उसका टैक्स बना आपका सेल्फ असेस टैक्स, और सेक्शन 75 कह रहा था सेल्फ असेस टैक्स अगर रिटर्न में प्रॉपर्ली पेड नहीं है तो डायरेक्ट रिकवरी होगी। तो इस बात को लेकर के असेसी जो थे वो थोड़े परेशान थे। उन्होंने बोला कि कई बार जो मिसमैच है वो जेन्युइन रीजंस की वजह से भी हो सकता है। अगर मिसमैच जेन्युइन रीजन की वजह से है लेकिन आप डायरेक्ट रिकवरी प्रोविजन 75-12 में जो पावर है उसको यूज कर रहे हो तो वो तो ठीक नहीं है। आप कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लो कि ये मिसमैच क्यों है, इस मिसमैच की कोई जेन्युइन रीजन तो नहीं है। तो अब उन लोगों की बातों को सुनते हुए गवर्नमेंट ने बेसिकली रूल 88C में एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो है वो बना करके दे दिया है, जिसमें बेसिकली सिंपल शब्दों में वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मिसमैच निकलेगा तो फिर ऑफिसर को सीधा उठा करके रिकवरी प्रोविजन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, रादर देन उसको इस तरीके से ऐसे पर्सन को डील करना है। उन्होंने बोला कि आप उस पर्सन को सबसे पहले तो एक इंटीमेशन दे देना सिंपल सा ऑनलाइन, जिसमें आप बता देना मिसमैच निकला है, और उस इंटीमेशन में उसे क्लियर कट लिख के दे देना कि ये जो मिसमैच निकला है आपको हम 7 दिनों का समय दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर या तो इस मैच का जस्टिफिकेशन हमें दे दो कि ये इस वजह से है, केस खत्म हो, और अगर कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो फिर ये मिसमैच के परफॉर्मेंस में जो लायबिलिटी बन रही है इसको खुद से पे करके हमें बता दो, केस खत्म कर दो। मिसमैच निकलेगा तो हम आपको इंटीमेशन देंगे, ऑफिसर इंटीमेशन देगा कि भाई जस्टिफाई कर दो ये मिसमैच क्यों निकला, क्या जेन्युइन रीजन है। नहीं कर पा रहे हो तो सेल्फ असेस टैक्स अनपेड रह गया है उसको पे करके वॉलंटरीली खत्म करो। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं करोगे तो फिर प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो रिकवरी प्रोविजन जो सेक्शन 79 में लिखे हुए हैं उसको जो होगा वो इनिशिएट कर देगा। वेरी सिंपल अमेंडमेंट। पढ़े हम बेटा। अब रूल 88 कब पिक्चर में आएगा? जब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस होगा। देयर इज डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 एंड दैट रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B। और ध्यान दीजिएगा डिफरेंस कितना होगा कि ऑफिस ये प्रोसेस इनिशिएट करना है तो उन्होंने लिखा है डिफरेंस होना चाहिए ऑफ सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बताएगी कि भाई कितने अमाउंट का डिफरेंस हो एंड कितने परसेंटेज का डिफरेंस हो कि आपको जो है इस असेसी के अगेंस्ट रूल 88C में जो है वो एक्शन इनिशिएट कर देना है। ये जो होगा ये काउंसिल जो होगी वो बताएगी। ठीक है। अच्छा, काउंसिल अब इसको जो बता रही है वो कहीं ऐसे क्लिक करके तो नहीं आया, बट मुझे ब्रॉडली कहीं से सुनने में आया है कि काउंसिल ने प्रेजेंटली जो बता रखा है वो बता रखा है बेसिकली 25 लाख रुपीस का अमाउंट एंड 20% का डिफरेंस, मोर देन 20% का जो डिफरेंस होगा अगर ये पाया जाएगा मिसमैच में तो फिर जो होगा रूल 88C प्रेजेंटली जो होगा वो इनिशिएट किया जाएगा। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये आपको याद नहीं रखना बिकॉज ये मुझे कहीं से सुनने में आया है, ये कहीं एज सच रिटर्न में जो है वो नहीं बताया गया है, और ये तो काफी वैसे अच्छा खासा मार्जिन दे दिया उन्होंने
कि 25 लाख तक का होगा तो ठीक है, हम नहीं बात करेंगे। 25 से ज्यादा एंड 20% के ज्यादा का डिफरेंस होगा तब हम इनिशिएट करेंगे। अगर ये अमाउंट सही भी मैं मान लूं तो मुझे ऐसा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंसिल धीरे धीरे जो होगा अमाउंट की फिगर को जो होगी, परसेंटेज की फिगर को जो है वो लोअर डाउन कर देगी। खैर इन एनी केस आप इस अमाउंट को इग्नोर कर दो, आप सिंपली ये ध्यान में रखो कि हाँ अमाउंट एंड परसेंटेज, ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बेस पर उनका रिस्क एनालिसिस टूल जो होगा वो केस आइडेंटिफाई करके दे देगा कि हाँ भाई ये केसेस है जहां मिसमैच इतने अमाउंट एंड इतने परसेंटेज से ज्यादा का है। फिर उसके बाद क्या होगा ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ये एनालिसिस टूल आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर पोर्टल से जो होगा वो एक इंटीमेशन खुद से जो होगा वो पर्सन को इशू कर दिया जाएगा। पोर्टल खुद ही एनालिसिस टूल कर लेगी और जो जो केस उसमें बैठ रहे होंगे पोर्टल से जो होगा वो एक इंटीमेशन जो होगा वो इशू कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में, फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01B पार्ट ए में। ये जो इंटीमेशन होगा उस पर्सन को कॉमन पोर्टल पर दिया जाएगा, वो अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकता है, साथ ही में उसको ईमेल पर भी इस इंटीमेशन की कॉपी जो होगी वो भेजी जाएगी। और ये जो इंटीमेशन होगा ये हाईलाइट करेगा, उसमें क्लियर कट बताया जाएगा कि भाई ये डिफरेंस है, और साथ में ये बोला जाएगा कि अब आपको ये डायरेक्शन दी जा रही है, या तो ये जो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी बन रही है ये अलोंग विद इंटरेस्ट आप पे कर दो और उसको जीएसटी डीआरसी 03 से जो है वो आप पे कर दो, या अगर आपको पे नहीं करना, आपको लगता है ये जेन्युइन रीजन की वजह से है, तो आकर के ये डिफरेंसेस किस वजह से हैं वो आकर के हमें जस्टिफाइबली जो है वो एक्सप्लेन कर दो। जेन्युइन रीजन है एक्सप्लेन कर दो, मुद्दा खत्म। और अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर डिफरेंशियल पे करो, मुद्दा खत्म। और आपको टाइम बाउंड मैनर में ये काम करना है तो 7 दिनों दिए गए हैं कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन आप 7 दिनों के अंदर इन दोनों में से कुछ काम कर लेना। क्लियर है जी? तो ये हमारा स्टेप नंबर 1, एनालिटिक्स टूल अपने आप आइडेंटिफाई करके इनको इस तरीके से इंटीमेशन भेज देगा। अब जब इंटीमेशन इस पर्सन को मिलेगा तो इसको अब दो में से एक काम करने हैं। अगर इसको लगता है कि ये किसी जेन्युइन रीजन से है तो ये एक्सप्लेन कर दे, और एक्सप्लेनेशन जो इसे देनी है वो बेसिकली उसको रिप्लाई फर्निश करना है इस फॉर्म के पार्ट बी में। ऑनलाइन अपना रिप्लाई दे देना है, डिपार्टमेंट चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट कर दो कि इस वजह से डिफरेंस से बात खत्म हो जाएगी। और अगर कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो फिर इसको क्या करना है, अच्छा मिसमैच की वजह से जो अनपेड टैक्स लायबिलिटी है उसको 7 दिनों में पे कर दो। अगर इसको ये लगता है कि पार्शली पेमेंट करनी है, पार्शली ही डिफॉल्ट है, तो फुल और पार्शियल दोनों तरीके की फैसिलिटी है। पेमेंट जो भी करेगा वो विद इंटरेस्ट करेगा क्योंकि तब नहीं दी अब लेट दे रहा है। पेमेंट जो होगी जीएसटी डीआरसी 03 के थ्रू की जाएगी जो वॉलंटरली पेमेंट के केस में यूज किया जाता है, एंड जो आपने पेमेंट करी वो आपको पार्ट बी में जो है वो रिस्पॉन्ड बैक जो है वो करनी है। इंटीमेशन सामने वाले से आया था डीआरसी 01B पार्ट ए में, और आप एक्सप्लेनेशन भेज रहे हैं या पेमेंट का प्रूफ भेज रहे हैं वो आप पार्ट बी में जो होगा वो रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, इसमें इन्होंने ये बोला कि भाई साहब अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन अगर वो अनपेड रह गया, इंटीमेशन गया 7 दिन के अंदर हमें उस पर्सन से कोई पेमेंट विद रिप्लाई नहीं आई, या उसकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आया, या जो एक्सप्लेनेशन आया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्या क्या बात है, पेमेंट उसने की नहीं, एक्सप्लेनेशन भेजा नहीं, या जो भेजा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो उसकी जेन्युइननेस को साबित नहीं कर रहा। 7 दिन हो गए, अब वो कह रहा है अब अगर ऐसा हो गया तो अब ऑफिसर जो होगा वो फाइनली उसके अगेंस्ट जो होगा वो रिकवरी जो होगा वो इनिशिएट कर देगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। तो भाई साहब प्लीज यहां ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 73, 74 यहां कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं, बिकॉज 75 ने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये सेल्फ असेस्ड टैक्स अनपेड है, डायरेक्टली रिकवरेबल होगा। सिर्फ हमने आपकी सहूलियत के लिए क्या कर दिया है कि डायरेक्ट रिकवरी एनफोर्स करने से पहले इंटीमेशन बेस्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, जिसमें आप खरे नहीं उतर रहे हो। तो अल्टीमेटली अब 79 में जो भी रिकवरी की पावर ऑफिसर के पास है, क्या क्या आपका रिफंड अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से बनता होगा एडजस्ट किया जा सकता है, आपकी कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच करके उसका पैसा एडजस्ट किया जा सकता है, आपके डेटर्स वगैरह अगर कोई है जिससे आपने पैसा लेना है तो उनसे गवर्नमेंट ले सकती है गार्निशी प्रोसीडिंग में। गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मदद से कलेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट जो है एक सर्टिफिकेट बना करके इसको फाइन के तौर पर जो है वो कलेक्ट कर सकती है। तो 79 में आपने सब पढ़ रखा है, वो सब पावर को यूज करके अब फाइनली जो होगी वो रिकवरी कर दी जाएगी। आई होप द प्रोविजन इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए अच्छा, ये 88C आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इस पर आई एम एक्सपेक्टिंग की क्वेश्चन आएगा। अब इससे कनेक्टेड एक और अमेंडमेंट है, इसको इंडिपेंडेंट पढ़ना, इससे कनेक्टेड एक और अमेंडमेंट है वो सुनो।
अब उन्होंने ये श्योर कराने के लिए कि अगर मिसमैच निकला, हमने इसको पोर्टल से इंटीमेशन भिजवा दिया, ये आदमी अब इस इंटीमेशन को लाइटली ना ले, ये आदमी इस इंटीमेशन को जो है वो लाइटली ना ले, वो फटाफट से रिस्पॉन्ड बैक करे, इधर इन टर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। यह श्योर कराने के लिए कि आदमी इस चीज को लाइटली ना ले, उन्होंने एक और अमेंडमेंट करी है, एक और अमेंडमेंट करी है, और वो अमेंडमेंट बेसिकली उन्होंने करी है जीएसटीआर 1 के प्रोविजन में। वो उन्होंने जीएसटीआर 1 से रिलेटेड प्रोविजन में अमेंडमेंट करके ये कही है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको 88C में इंटीमेशन भेजा गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको 88C में इंटीमेशन भेजा गया है, मतलब मिसमैच वाला इंटीमेशन जो है वो भेजा गया है, तो ये व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा जब तक उस इंटीमेशन के पर्सुएंस में या तो पेमेंट कर दे या उसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दे। देखिएगा, इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट करी है रूल 59 में। रूल 59 जो है ये बात करता है अबाउट फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 या आईएफएफ की फॉर्म में जो आप देते हैं। ठीक है, सेक्शन 37 वो आपका जीएसटीआर 1 की फाइलिंग का होता है, जो ये कहता है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपको स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देना है, एंड आपके जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को लेकर के जो है वो कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन जो है वो प्रेस्क्राइब लगाई जा सकती है। सेक्शन 37 ये कहता है, ठीक है जी, कि रूल्स में हम आपकी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को लेकर के रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, एंड उसके पर्समेंस में रूल 59 का सब रूल 6 है, जिसमें कुछ सिचुएशन में आपको जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल करनी नहीं दी जाती है। आपने पढ़ रखी है बहुत सारी बातें, अब उस 59(6) में एक नया पॉइंट जो है, डी पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस केस में भी पर्सन को जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। कौन सा केस? रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड अंडर रूल 88C shall not be allowed furnishing of details of outward supply, चाहे वो जीएसटीआर 1 की बात हो या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात हो, उसको नहीं डिटेल सबमिट करने दिया जाएगा अनलेस he has either deposited the amount specified in the intimation or furnished a reply explaining the reason for any amount remaining unpaid। इंटीमेशन जिसको मिसमैच का गया, अब वो व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के थ्रू कोई सप्लाई डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, मतलब वो आगे कोई आईटीसी पास ऑन नहीं कर पाएगा अनलेस वो पेमेंट कर दे या फिर अपना सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दे। आर यू ओके विद दिस? तो ये कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट थी, ये मैंने यही कर दी है, वैसे ये रिटर्न की चैप्टर की थी बट मैंने लिंकिंग में आपको क्लियर कर दिया। चलिए जी, ये बात आपके साथ कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट। अब डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में ही सीबीआईसी की तरफ से दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर जो है वो सर्कुलर इशू किए गए हैं, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। ठीक है जी, रूल के बदलाव आपके खत्म हो गए, अब हम बात कर रहे हैं सीबीआईसी ने कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट के बेस पर स्पेसिफिक पॉइंट पर इशू करी है। उसकी पहली क्लैरिफिकेशन, थोड़ा इस पर ध्यान देना, ये इन्होंने इशू करा है, सीबीआईसी हैज इशूड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज under GST law in respect of taxpayer for whom the proceeding have been finalized under insolvency and bankruptcy code। तो इस सर्कुलर में वो बात कर रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कि जीएसटी लॉ में बनते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उन टैक्स पेयर के रिस्पेक्ट में जिनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग आईबीसी कोड के तहत जो है वो फाइनलाइज की गई है। अब आईबीसी आपको पता ही है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आपके ग्रुप 1 का हिस्सा, बट फिर भी चलो थोड़ा बहुत डिटेल्स में आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा, बैकग्राउंड सिचुएशन थोड़ी सी आपको क्रिएट करके देता हूं, अच्छे से समझ आ पाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, उस लोन की रीपेमेंट की डेट आ गई है बट कंपनी के द्वारा पे नहीं किया गया, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। इसके अलावा कंपनी जो है अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनसे उधार पर इन्होंने माल खरीदा था, उनको पैसे देने थे बट कंपनी ने उनको पेमेंट पर भी डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, सिचुएशन में आपको थोड़ी रफ बताऊंगा बट टू द एक्सटेंट आप पूरा कंसेप्ट विजुलाइज कर पाए उतनी जरूर बताऊंगा। तो एक कंपनी है जिसकी
फाइनेंशियल पोजीशन आजकल सही नहीं चल रही है, कंपनीज रनिंग इनटू लॉसेस, और उसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बेसिकली जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने लोन लिया उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है, और वो अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, उनका जो पैसा ड्यू है वो भी जो है वो पे नहीं कर पा रही है। अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये दो वर्ड्स आईबीसी कोड में यूज किए जाते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपने उन लोगों से पैसा ले रखा है जिनका काम ही लोन वगैरह देने का है, तो वो लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, और अगर आपका जो ड्यू है वो उन लोगों के प्रति है जिनका काम लोन देने का नहीं है, वो आपके बिजनेस में कनेक्टेड थे, जैसे कोई सप्लायर था या फिर आपके एम्प्लॉइज थे जिनको आपने सैलरी देनी थी, आपने उनका पैसा नहीं दे रखा, तो उनको हम रेफर करते हैं विद ऑपरेशनल क्रेडिटर वर्ड। तो बात ले दे करके यह है कि कंपनी अपने किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो है वो पेमेंट नहीं करती है। इन लोगों ने इनसे बड़ा परस्यू किया, लेकिन कंपनी की तरफ से फिर भी पेमेंट नहीं आ रही है, तो इन लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि ये आईबीसी कोड के तहत एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं, ये कहते हुए कि देखिए जी, ये कंपनी जो है हमारा पैसा ड्यू हो गया है, मांगने पर भी नहीं दे रही है, तो इसकी हालत ठीक नहीं है, और इंतजार किया तो शायद और भी पैसे मारे जाएंगे, आज ही कंपनी को लिक्विडेट कर दो तो जो कुछ मिलेगा वो तो मिलेगा। तो हम जो है इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो आईबीसी कोड में एनसीएलटी के पास दे रहे हैं। अब एनसीएलटी के पास जब ये पिटीशन जाएगी तो एनसीएलटी वो जो है वो ये काम करेगी, वो कहेगी देखो जी, एंड में कंपनी लिक्विडेट तो कभी भी हो सकती है, बट लिक्विडेशन हो गया तो फिर सारी बात ही खत्म है। तो हम पहले कोशिश ये करेंगे कि क्या इस कंपनी को बचाया जा सकता है। हो सकता है ये कंपनी लॉसेस में इस वजह से है क्योंकि इसके जो करंट बोर्ड है वो कंपनी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो बोर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, क्या पता फिर कंपनी जो है वो अच्छी चल जाए और सबको पूरा पैसा मिल सके, ऐसा कुछ करके जो होगा वो विचार किया जाएगा। तो कंपनी कहती है कि हम डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी, आईबीसी कोड का बेसिकली स्पिरिट ये कहता है कि हम आपकी पिटीशन एडमिट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए पहले हम कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी को जो है वो बचाया जा सकता है, और उस कोशिश के तहत वो क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो इसके लिए जो होगा वो अपॉइंट कर देंगे, जो कि इन क्रेडिटर से बातचीत करके इनकी सहमति से रिजोल्यूशन प्लान जो होगा वो तैयार करेगा, जिसमें इस कंपनी के बचाए जाने की संभावना होगी। इन द सेंस वो इन क्रेडिटर से पूछेगा जी देखिएगा, वैसे आपका इतने का लोन है, लेकिन क्या आप कुछ हेयर कट लेकर के कम पैसे लेने को तैयार है, हम इस कंपनी के सर्वाइवल की कोशिश जो है वो करेंगे। अगर क्रेडिटर्स के द्वारा जो है वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया जाएगा कि क्रेडिटर कहते हैं चलो ठीक है, हम अपना ब्याज कम कर देते हैं या ब्याज छोड़ देते हैं, बाकी पेमेंट लेते हैं, चलो एक चांस लेकर के देखते हैं, तो वो रिजोल्यूशन प्लान जो होगा वो फाइनली जो होगा वो एनसीएलटी के सामने रखा जाएगा, और एनसीएलटी अगर उस प्लान को अप्रूव कर देती है तो फिर उस हिसाब से जो होंगे क्रेडिटर्स को जो अप्रूव प्लान होगा उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। ब्रॉडली बात समझ आती है मेरे ख्याल से? यस। तो दोबारा दोहरा देता हूं, कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कोई भी है जिनको कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, उन्होंने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन डाली, वो एडमिट हो गई, लेकिन लिक्विडेशन की बजाय एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया कि बिठा करके इन सभी क्रेडिटर्स से बात कर लो कि क्या वो इसका रिजोल्यूशन कुछ करना चाहते हैं। तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से एक रिजोल्यूशन प्लान जो था वो अप्रूव कराया गया, जिसमें हेयर कट सब लेंडर्स ने जो कुछ भी लिया वो ओके कर दिया गया और एनसीएलटी ने अप्रूव किया। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब स्पेशल बात सुनिएगा। अब होता क्या है, जो कंपनी इस तरीके से फाइनेंशियल दिक्कतों में थी, अब इस कंपनी का लेट्स सपोज इसने जीएसटी भी नहीं पे कर रखे थे, और इसके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट की भी एक डिमांड जो थी वो 50 करोड़ रुपीस की आउटस्टैंडिंग खड़ी थी। मतलब इन्होंने अपने लोन भी नहीं दे रखे बैंक वगैरह को, इन्होंने अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी पेमेंट नहीं कर रखे, और साथ ही में इनके खिलाफ जीएसटी वालों के भी स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, डिमांड ऑर्डर पड़ा हुआ है, इन्होंने वो भी नहीं दे रखा। ठीक है, ये ड्यूज जो है अभी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे। अब इस कंपनी को जिस तरीके से फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसे देने हैं, उसी तरीके से उन्हें जीएसटी को भी स्टैट्यूटरी ड्यूज देने हैं, गवर्नमेंट को भी। तो बेसिकली गवर्नमेंट भी एक तरीके का इनका क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। यस और नो? फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो वो होते हैं जिनका काम लोन देने का होता है और उनको लोन नहीं मिला है ना। गवर्नमेंट का काम लोन देने का था नहीं, वो तो जीएसटी लेना था और वो नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट की जो इस यहां स्टेटस बनेगा वो बनेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, अब पॉइंट क्या आ रहा है, देखो, अब ये कंपनी ने अपने नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करी, वो आईबीसी कोड के तहत आ गए। रिजोल्यूशन प्लान एक बनाया गया। अब रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया जाएगा उसमें सभी क्रेडिटर्स को बोला जाएगा भाई थोड़ा थोड़ा सा हेयर कट ले लो। अब सबने हेयर कट ले लिया, और जब सबने हेयर कट लिया तो लेट्स सपोज कंपनी की तरफ से ये गवर्नमेंट ने भी हेयर कट लिया। ठीक है जी, कि भाई सबने कह दिया कि चलो ठीक है, हम इतना इतना पैसा जो है वो छोड़ रहे हैं। तो लेट्स सपोज कंपनी की जो ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी थी उसमें भी डेंट पड़ा, और कंपनी को मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम 50 करोड़ नहीं, हम जो होगा इससे 30 करोड़ रुपए जो होगा वो ले लेंगे। चलो ठीक है, मेरी बात समझ आई? अब
जो इशू सर्कुलर में डिस्कस्ड है वो ये है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और फाइनली जो है रिजोल्यूशन प्लान के तहत जो स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट के बनते थे वो बनते 50 करोड़ के थे, बट अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट 30 करोड़ पर एग्रीड अपॉन हो गई है कि चलो 30 करोड़ ही हम आपसे रिकवर करेंगे। तो अब इशू जीएसटी के एंगल से जो इस सिचुएशन में सर्कुलर हैंडल कर रहा है वो बेसिकली ये हैंडल कर रहा है कि जब इस कंपनी के खिलाफ ये डिमांड निकाली गई थी ऑफिसर के द्वारा तो 50 करोड़ की, तो इस कंपनी के ई लायबिलिटी लेजर में 50 करोड़ की लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई होगी। अच्छा, थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो आपको रिकलेक्ट कराऊंगा। ई लायबिलिटी लेजर अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो ई लायबिलिटी लेजर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में इसकी रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी आती है जो ये रिटर्न से बताता है, एंड पार्ट 2 में इसकी अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी आती है, जैसे कि ऑफिसर ने अगर कोई डिमांड निकाली तो ऑफिसर ने जब इसके अगेंस्ट डिमांड निकाली होगी तो ये डिमांड इसके ई लायबिलिटी लेजर में पार्ट 2 में 50 करोड़ के तौर पर पड़ी होगी। ठीक है, और अगर ये आईबीसी जैसी ये वाली स्टोरी कुछ भी नहीं रही होती, नॉर्मल केस रहा होता, ऑफिसर ने डिमांड 50 करोड़ की निकाली होती तो ऑफिसर अल्टीमेटली इससे 50 करोड़ ही रिकवर करता, तभी लायबिलिटी लेजर प्रॉपर सेट ऑफ होता। बट अब क्वेश्चन क्या आ रहा था, ये सिचुएशन हुई और इस सिचुएशन में आईबीसी के प्रोसेस के तहत अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कहा कि 50 करोड़ की बजाय 30 करोड़ ही हम रिकवर करेंगे। अब डिमांड कितनी खड़ी है, वहां 50 करोड़ की, रिकवरी कितनी होनी है 30 करोड़ की, तो ई लायबिलिटी लेजर की बैलेंसिंग किस तरीके से की जाएगी उस बात को लेकर के बेसिकली सीबीआईसी ने जो है वो क्लैरिफिकेशन इशू करी है। पहले आपको मुद्दा समझना है, मुद्दा समझ आ गया होगा अब, तो अब हम बात करेंगे सीबीआईसी इस केस में क्या कहना चाह रही है। आर यू ओके विद दिस? अब ये इशू सीबीआईसी ने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने बोला जी इस इशू को समझाने के लिए कि कैसे हैंडल करेंगे हम इसका एक पैरेलल प्रोविजन जो है पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला मान लीजिए ये आईबीसी वाली कोई भी स्टोरी इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल सा केस है कि एक कंपनी है उसके खिलाफ ऑफिसर ने 50 करोड़ की डिमांड निकाली है। देखिए सीबीआईसी पहले आपको एक सिचुएशन समझाएगी और फिर बताएगी आईबीसी में कैसे करना है। तो वो कहते हैं जी मान लीजिए आईबीसी का कोई केस नहीं है, नॉर्मल कंपनी के खिलाफ 50 करोड़ की डिमांड निकाली गई, उसके लायबिलिटी लेजर में 50 करोड़ क्रिएट कर दिए गए। अब वो कहते हैं अब गवर्नमेंट के हिसाब से 50 करोड़ की लायबिलिटी है तो गवर्नमेंट 50 करोड़ की रिकवरी करेगी। लेकिन उन्होंने बोला अब डिमांड ऑर्डर पास करने के बाद जब रिकवरी की बात आती है तो रिकवरी इमीडिएट इनिशिएट नहीं की जाती। रिकवरी जो है जनरली 3 महीने रुक के इनिशिएट की जाती है। आप सबको प्रोविजन याद होंगे क्यों रुक के इनिशिएट की जाती है, बिकॉज जिस पर्सन के अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास किया गया उस पर्सन के पास अभी ये राइट है कि अगर वो इस डिमांड ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो अपील जो है वो फाइल कर सकता है। याद है ना आपको? तो उन्होंने बोला कि अगर कहानी ऐसे होती कि ये आदमी के खिलाफ डिमांड ऑर्डर आया होता और इसने इस डिमांड ऑर्डर से एग्रीड होकर अपील फाइल करी होती और वो जो अपील थी, अपील में उसकी डिमांड, अपील की अथॉरिटी 50 की बजाय 30 करोड़ कर देती। मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर जीएसटी में उसको कैसे हैंडल किया जाता, उस बात को लेकर के जीएसटी में हमारे पास एक स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 84। डिमांड ऑर्डर से डिमांड आई, पर्सन अपील में चला गया और अपील में उसकी डिमांड कम हो गई, तो उस केस में ई लायबिलिटी लेजर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन जीएसटी में बना हुआ है, सेक्शन 84। ये आपको इमीडिएट रिकलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये उतनी खास एम्फेसिस सिग्निफिकेंस का स्टूडेंट लेवल पर एग्जामिनेशन व्यू से नहीं था, पर यहां जरा थोड़ा आप समझिएगा। अब उस सेक्शन 84 में ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली तो अगर 50 करोड़ की डिमांड आई, ये निकाली गई है, तो ये 50 करोड़ की रिकवरी ही अनफोर्सिएबल बनती है। लेकिन यदि पर्सन जो है वो अपील में चला जाता है और अपील में उसकी डिमांड, अपील की अथॉरिटी कम कर देती है, 50 की बजाय 30 करोड़ कम कर देती है, तो उस केस में सेक्शन 84 ये कहता है जो कमिश्नर होगा वो ये जो डिमांड कम हुई है उस डिमांड का एक इंटीमेशन जो होगा वो इशू करेगा, उस डिमांड का इंटीमेशन जो होगा वो इशू करेगा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। और ये जो डिमांड रिड्यूस हुई है अपील में 50 से 30 है ना, तो 20 करोड़ की डिमांड रिड्यूस हो गई, इसका इंटीमेशन जो होगा वो दे दिया जाएगा। जिस पर्सन की डिमांड रिड्यूस हुई है अपील में उसको भी इंटीमेशन दिया जाएगा और जिस अथॉरिटी ने अमाउंट रिकवर करना है उसको भी जो है वो इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, पर्सन को बताया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अथॉरिटी को क्यों बताया जाएगा? अथॉरिटी को इसलिए बताया जाएगा कि अथॉरिटी को यह पता रहना चाहिए कि अपील में डिमांड कम हो गई है, तो अब जो रिकवरी करनी है वो 50 की नहीं करनी, 30 करोड़ की डिमांड सेटल हुई है, तो फिर रिकवरी जो है वो अकॉर्डिंगली उतने की ही जो है वो एनफोर्स करनी है। आर यू ओके विद दिस? और ये जो इंटीमेशन है इसके बेसिस पर ई लायबिलिटी लेजर में कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएंगी। आर यू ओके विद दिस?
तो उन्होंने बोला अब ये जो सेक्शन 84 है जिसमें ये सिचुएशन कवर्ड है कि डिमांड इतने की निकली लेकिन अपील में जाने पर कम हो गया, तो कैसे बैलेंसिंग होती है, ये सेक्शन 84 ही इस आईबीसी वाली सिचुएशन पर जो होगा वो हम अप्लाई करेंगे। ये जो सेक्शन 84 है यही हम जो है ये आईबीसी वाली सिचुएशन पर ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा कितनी बारीक उन्होंने बात बोली। उन्होंने बोला सेक्शन 84 की अगर हम लीगल लैंग्वेज पढ़े तो सेक्शन 84 की लीगल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 84 ये जो तरीका है ये यूज किया जाएगा अगर कोई ड्यूज पेबल है, कोई ड्यूज पेबल है लेकिन उस ड्यूज पेबल के अगेंस्ट पर्सन अपील या रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर देता है जहां वो रिड्यूस हो जाते हैं, या उसके खिलाफ कोई अदर प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है जिसमें वो डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड सीबीआईसी ने बोला कि 84 की लीगल लैंग्वेज में ये जो वर्ड यूज है इसमें एक ये जो अदर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है ना, उन्होंने बोला ये अदर प्रोसीडिंग जो होगा इसमें ये जो आईबीसी वाला केस होगा ये भी कवर माना जाएगा। आर यू ओके विद? वैसे ये प्रोसीडिंग किस लेवल पर है, आईबीसी लेवल पर, लेकिन उन्होंने बोला इस अदर प्रोसीडिंग में ये आईबीसी वाली सिचुएशन जो होगी ये फिट मानी जाएगी। कहने का मतलब अगर आईबीसी वाली सिचुएशन है 50 करोड़ के ड्यू थे, रिजोल्यूशन प्लान में वो घटा करके 30 करोड़ कर दिए गए, तो फिर सेक्शन 84 का सिस्टम लगाया जाएगा। कमिश्नर इंटीमेशन इशू कर लेगा, टैक्सेबल पर्सन को भी बताएगा और कंसर्न अथॉरिटी आईबीसी एक्ट में जिसको रिकवरी करनी है उसको भी जो होगा वो इंटीमेट कर देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी अब लीगल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा जी अटेंशन इज इनवाइटेड टू सम ओल्ड सर्कुलर wherein it was clarified that no coercive action shall be taken against corporate debtor with respect to the dues of period prior to the commencement of corporate insolvency resolution process। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले किसी और कंटेक्स्ट में एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें हमने ये कहा था कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कंपनी जिसने पैसा देना है लेकिन नहीं दिया, ठीक है, और इसकी कुछ ड्यूज आउटस्टैंडिंग है बट इस कंपनी के ऊपर ये सीआरपी लग गया। तो अब प्रोविजन क्या होते हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ये सीआरपी का प्रोसीजर कंपनी के ऊपर चालू हो जाता है तो कंपनी की अगर किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी होती है, भले ही वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के प्रति हो, भले ही वो गवर्नमेंट के प्रति हो, तो उस लायबिलिटी को एक तरीके से स्टे कर दिया जाता है, मोरेटोरियम पीरियड चल जाता है कि जब तक ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी तब तक उस कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अब इस पॉइंट की वजह से अगर इस कंपनी की कोई जीएसटी लायबिलिटी होगी भी, अगर ये कंपनी आईबीसी में आ गई है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में आ गई है, तो उस डिमांड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव एक्शन मतलब कोई भी रिकवरी एक्शन अभी नहीं लिया जाएगा। जब तक वो रिजोल्यूशन प्लान फाइनलाइज नहीं होगा तब तक का मोरेटोरियम चलेगा। कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट किसी तरीके की कोई रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सच ड्यूज, गवर्नमेंट के ये जो पैसे हैं जो उन्होंने कंपनी से लेने हैं, दीज विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेशनल डेप्ट and the claims may be filed by the proper officer before the NCLT in accordance with the provision of IBC। जो कंपनी आ गई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, उसकी अगर कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग भी पड़े हुए हैं जो सरकार ने उससे लेने थे, रिकवरी करनी थी, वो रिकवरी अभी नहीं कर पाएगी, स्टे हो गया मोरेटोरियम की वजह से। अब गवर्नमेंट के जो ड्यूज है ये ऑपरेशनल डेप्ट माने जाएंगे और जैसे अदर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो एनसीएलटी को बताएंगे भी हमारा इतना पैसा है, वैसे ही गवर्नमेंट जो होगी वो भी बताएगी जी हमारा इतना ऑपरेशनल डेप्थ है, ये ड्यूज आउटस्टैंडिंग है। ओके, रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड एज वेल एज द टैक्स अथॉरिटीज सीकिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मोडेलिटीज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द आईबीसी। अब वो कह रहे हैं वो प्रोसेस पूरा होता है और उस प्रोसेस के बाद आईबीसी कोड के तहत जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अपना एक ऑर्डर पास करती है, तो उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के क्लैरिटी पूछी जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड फॉर रिकवरी अगेंस्ट सच कॉर्पोरेट डेटर अंडर द सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज एग्जिस्टिंग लॉ एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सच स्टैट्यूटरी ड्यूज अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड एग्जिस्टिंग लॉ आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग। तो वो बता रहे हैं कि फाइनली सीआईआरपी के प्रोसेस में जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीसी एक्ट में पास करेगी उसको किस तरीके से जो होगा वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में वो बात करते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन।
कि ऑल इंडिया में सेम तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए सेक्शन 168(1) से पावर लेकर के सीबीआईसी ने यह सर्कुलर इशू किया है। अब सीबीआईसी इसमें क्या कहती है जी, इसको हैंडल करने के लिए सेक्शन 84 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो होगा वो हम यूज करेंगे। सेक्शन 84 वो ये कहता है, वेयर एनी नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब जीएसटी एक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूज, इज सर्व्ड अपॉन एनी टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन, की नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया गया है, इस पर्सन के ऊपर कितना पैसा लेना है, पर डिमांड ऑर्डर निकाला, वही आपका जो है वो माना जाता है आपका नोटिस ऑफ डिमांड। लेकिन पर्सन ने क्या किया, अपील और रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दी, या उस पर्सन के खिलाफ एनी अदर प्रोसीडर इज इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट ड्यूज। तो इसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि अगर ऐसा हुआ कि इतने ड्यूज थे लेकिन वो पर्सन अपील में चला गया और वहां पर गवर्नमेंट ड्यूज रिड्यूस हो गए, तो मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ड्यूज जब रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो कमिश्नर होगा, कमिश्नर कोई फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड नहीं देगा, ड्यूज रिड्यूस हुए हैं, वो सिंपली क्या करेगा, एक इंटीमेशन देगा रिडक्शन का, किसको, उस आदमी को एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जिसके पास रिकवरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है ये इन्होंने रूल 80 सेक्शन 84 में बताया हुआ है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया। अब उन्होंने कहा कि इसमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, अपील फाइल कर देता है वो आगे चल के, ये तो आपको क्लियर है ही है। उन्होंने कहा ये जो ये लिखा हुआ है ना, एनी अदर प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड, इसमें जो है वो आईबीसी वाला केस जो होगा वो कवर माना जाएगा। पढ़ता हूं आगे, एज पर सेक्शन 84, if government dues against any person under CGST Act are reduced as a result of appeal, revision or other proceeding in respect of such dues, अगर reduce होते हैं then intimation of such reduction दिया जाता है कमिश्नर के द्वारा to such person and to the appropriate authority with whom recovery is pending further। और इसके बाद क्या होता है, रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो इस रिड्यूस्ड अमाउंट के लिए ही की जाती है। तो अब आती है जी फाइनल बात काम की। उन्होंने क्या बोला जी, उन्होंने कहा द वर्ड्स अदर प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट। अदर प्रोसीडिंग्स क्या एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इज टू बी मेंशन्ड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड अपीलेट अथॉरिटीज अंडर आईबीसी, वो भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ही हैं क्योंकि वो भी एक तरीके से कुछ सेटल डाउन कर रही हैं, which are constituted to deal with civil dispute pertaining to insolvency and bankruptcy. For instance, under IBC, NCLT serves as an adjudicating authority for insolvency proceedings, which are initiated on application from any stakeholder of the entity like firm, creditor, debtors, employees, etc. अब मेन बात ये येलो कलर की हाईलाइट कर दी है, एज द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड अंडर आईबीसी ऑल्सो एडजुडिकेट द गवर्नमेंट ड्यूज, कि जब वहां प्रोसीडिंग्स होती है तो वहां पर सबके क्लेम सेटल होते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज भी वहां पर सेटल होते हैं, एडजुडिकेट किए जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं द सेम अपीयर टू बी कवर्ड अंडर द टर्म अदर प्रोसीडिंग्स इन सेक्शन 84। तो इस वजह से अदर प्रोसीडिंग्स में सिर्फ जीएसटी के लॉ में की गई प्रोसीडिंग्स नहीं आएंगी, आईबीसी एक्ट में जो एनसीएलटी के एंड पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो भी आएंगी, और क्योंकि वो आएंगी तो सेक्शन 84 सिमिलर तरीके से अप्लाई हो जाएगा। मतलब कमिश्नर जो होगा वो ये फॉर्म इशू कर देगा रिड्यूस डिमांड का पर्सन को एंड आईबीसी की अथॉरिटी को जिसने रिकवरी करनी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये पूरा डिटेल में बेटा मैंने आपको बता दिया है, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने शायद सेक्शन 84 को पहले बहुत ध्यान से अप्लाई नहीं किया होगा, वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सीबीआईसी ने एक और क्लैरिफिकेशन इशू करी है। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन जो है ये मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आप इसे 100% अपने एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100% आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे मैटर की क्लैरिफिकेशन है। जिन बच्चों ने हमसे रेगुलर लेक्चर्स लिए थे हमने उसमें ऑलरेडी एक्सपेक्ट डिटेल में कर रखा है, बट अगर कोई ऑडियंस है तो शायद वो इसे पहली बार सुनेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर जो है ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई है विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिमिटेशन। सेक्शन 75(2) की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की जा रही है।
अब 75(2) है क्या, जिसको लेकर के क्लैरिफिकेशन इशू हुई है, मैं थोड़ा पूरा बैकग्राउंड के साथ आपको सिचुएशन रिकलेक्ट कराता हूं। आपने डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में हमारे साथ सेक्शन 73 एंड 74 को लेकर के डिटेल डिस्कशन किया था। हमने कुछ आपके साथ इस तरीके से बात करी थी कि अगर कोई पर्सन है, उसके एंड पे से डिफॉल्ट हो रखे हैं कि उसने अपनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में टैक्स शॉर्ट पे किया या फिर नॉट पेड किया या फिर उस टैक्स का गलत तरीके से रिफंड लिया, या उसने अपनी इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में कोई आईटीसी गलत अवेल किया या गलत तरीके से यूटिलाइज किया, तो फिर ऑफिसर जो होगा जब उसको ये दिखाई देगा कि इसके एंड पे से ये डिफॉल्ट्स है, तो ऑफिसर जो होगा उन डिफॉल्ट्स की वजह से इस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेगा, इधर अंडर सेक्शन 73 या फिर अंडर सेक्शन 74। अगर ऑफिसर को ये लगेगा कि ये जो भी डिफॉल्ट इस पर्सन के एंड पर हैं ये बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से हैं, तो फिर 73 में एक्शन लिया जाएगा। और अगर ऑफिसर को ये लगेगा नहीं इस आदमी ने डेलिबरेटली ही ये टैक्स कम पे किया है, डेलिबरेटली ही क्रेडिट गलत लिया है, तो फिर सेक्शन 74 में जो होगा वो एक्शन लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको कराया था, बोनाफाइड रीजंस की वजह से होगा तो 73 में एक्शन लिया जाएगा, और अगर मेलाफाइड केस होगा तो फिर सेक्शन 74 में जो होगा एक्शन लिया जाएगा। 73 और 74 में एक्शन कैसे लिया जाता है, इसमें ऑफिसर जो है जो देखता है कि टैक्स नहीं पे हुआ, कम पे हुआ या आईटीसी गलत लिया गया, उसको पहले ऑफिसर जो होगा प्रॉपर प्रोसेस से एडजुडिकेशन करता है। जिस एडजुडिकेशन के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पहले वो इस आदमी को एक शो कॉज नोटिस भेजेगा जिसमें बताएगा उसके हिसाब से ये डिफॉल्ट है, बताओ आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले। आदमी रिप्रेजेंटेशन देगा, उसके जवाब को सुनने के बाद फाइनली ऑफिसर जो होगा वो ऑर्डर पास करके जो होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो तय करके देगा। बोनाफाइड केस के आपको पता है कि नोटिस जो होगा जब 73 में इशू किया जाता है तो वहां टाइम लिमिटेशन होती है 2 years and 9 months, जो कहां से जनरली काउंट करते हैं, जिस साल के रिस्पेक्ट में एक्शन लिया जा रहा है उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। और ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिटेशन कॉरेस्पॉन्डिंगली जो होती है दैट इज 3 years। मेलाफाइड वाले केस में टाइम ज्यादा दिया जाता है, शोकॉस नोटिस के लिए टाइम लिमिटेशन होती है 4 year and 6 months की, एंड डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिटेशन होती है 5 years की। ये सब आपके टिप्स पर होने चाहिए, ये तो मैंने फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लगा करके आपको रिपीट करा दिए हैं, ठीक है जी। तो ऑफिसर 73 में प्रोसीडिंग करता है बोनाफाइड केस में, तो नोटिस आता है 2 साल 9 महीने, ये आप मेमोराइज कर लेना क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा, और ऑर्डर आएगा 3 साल। मेलाफाइड केस में टाइम लिमिटेशन बढ़ जाती है, नोटिस 4 years 6 months एंड ऑर्डर की टाइम लिमिट हो जाती है 5 साल। और ये जो टाइम लिमिटेशन है ये गिनना कहां से है, ये जो डिफॉल्ट है ये जिस टैक्स पीरियड से बिलोंग कर रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां से जो है ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो काउंट किया जाता है। अच्छा, बोनाफाइड केस होगा, अल्टीमेटली जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बता दी जाएगी। मेलाफाइड केस होगा, अल्टीमेटली जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बता दी जाएगी। पेनल्टी का अमाउंट ऑब्वियस सी बात है बोनाफाइड केस में कम रहता है, मेलाफाइड केस में ज्यादा रहता है, 100% ऑफ टैक्स मेलाफाइड केस में रहता है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो ये आपको 73 74 का हल्का सा रिकलेक्शन हो गया जहां टाइम लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा, अब अगर एक पर्सन के खिलाफ ऑफिसर ने 73 में एक्शन लिया, नोटिस बेस्ड एडजुडिकेशन करके डिमांड निकाल दी, या 74 में एक्शन लिया, नोटिस बेस्ड एडजुडिकेशन करके डिमांड निकाल दी, उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर पास करने के बाद अब जो व्यक्ति होता है उसको इस ऑर्डर के परसुएंस में पेमेंट करनी होती है अगर वो इस डिमांड से एग्री करता है। बट अगर वो इस डिमांड ऑर्डर से एग्री नहीं करता तो फिर उसके पास क्या रहता है, अपील का राइट। अब अपील की कनेक्टिविटी और लो। अब अगर जो ऑफिसर की तरफ से एडजुडिकेशन करके डिमांड निकाली गई है, ऑर्डर पास कर दिया गया है, अगर कंसर्न पर्सन उससे एग्रीड फील करता है तो लॉ ने उससे अपील फाइल करने का राइट दिया है, अपीलेट रेमेडीज दी है। और आपको पता है जीएसटी में अपील, पहली अपील आप अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल करते हैं, फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, फिर हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, ये सब प्रोविजन आपको याद है। अब कनेक्टिविटी लीजिएगा, ऑर्डर पास किया गया 73 या 74, कहीं पर भी अपील में क्या अपील की अथॉरिटीज जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है? यस। अगर कैंसिल कर दिया तो फिर कुछ भी पेबल नहीं बनेगा। क्या अपील की अथॉरिटी उसको घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है? यस। अगर अपील वाले ने डिमांड घटा दी, ऑफिसर ने कुछ और निकाली थी, लेट्स सपोज 2 करोड़, अपील वाले ने घटा दी, तो अल्टीमेटली अपील में घट गई तो जो घटी हुई डिमांड तय होगी वही ही रिकवरेबल रहेगी। यस और नो? एंड सिमिलरली अगर बढ़ा दी तो बढ़ी हुई अमाउंट जो होगी वो रिकवरेबल रहेगी। ये बात जो है सेक्शन 75 में जो है वो लिखी हुई थी। 73 एंड 74
इनमें एक्शन लिया जाता था नोटिस बेस्ड एडजुडिकेशन का। 75 क्या था, 75 ये बताता था 73 या 74 कहीं भी एक्शन होगा तो कुछ नॉर्मल प्रोविजंस जो दोनों ही केसेस में फॉलो करने पड़ेंगे उनको जो है वो 75 में लिख करके बताया गया था। और 75 ने ये बात बता रखी थी कि भाई साहब अगर अपील में बंदा चला जाता है, असेसी चला जाता है और अपील में मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है टैक्स अमाउंट का बाय द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, तो अगर टैक्स अमाउंट अपील में मॉडिफाई हो गया तो जाहिर सी बात है एसोसिएटेड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है जी, याद आता होगा आपको। और आपको रिकलेक्ट कराता हूं, आपने ऐसा भी पढ़ा था, ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर ने एडजुडिकेशन करके डिमांड निकाली, पर्सन एग्रीव्ड है, अपील में आ गया। अब अपील लेट्स सपोज चल रही है यहां और अपील में उसने ये कहा कि भाई साहब ऑफिसर ने अपनी मर्जी से डिमांड निकाल दी है, मैंने उसे कई सबूत दिखाने की कोशिश करी थी अपने फेवर में, उसने सुना ही नहीं। तो अपीलेट अथॉरिटी से अब ये पर्सन ये कह रहा है कि उस ऑफिसर ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, अगर उसने मेरे एविडेंस देखे होते तो वो कभी डिमांड नहीं निकालता। तो आप उस व्यक्ति को जो है डायरेक्ट करो, या तो आप इन एविडेंस को देखो और अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते तो आप केस को रिमांड बैक करो उस ऑफिसर को विद द डायरेक्शन कि वो इन एविडेंस को देखते हुए फाइनली जो है वो डिमांड करे। तो आपको याद होगा हमारे पास अपील में, अपील की अथॉरिटीज के पास रिमांड बैक की भी पावर रहती है। तो अगर असेसी गया अपील में और अपील की अथॉरिटी ने फैक्ट्स को देखते हुए ये देखा कि ऑफिसर ने बहुत कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इग्नोर किए हैं, तो ये अपील की अथॉरिटी जो है वो इस केस को वापस ऑफिसर के पास भेज देती है फॉर री एडजुडिकेशन। अगर री एडजुडिकेशन के लिए वापस किया जाएगा, रिमांड बैक जिसे हम बोलते हैं, तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 3 इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई थी, अगर रिमांड बैक करेगी अपील की अथॉरिटी ऑफिसर को कि केस का फ्रेश एडजुडिकेशन करो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो अब ऑफिसर को फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए जो टाइम लिमिट मिलेगी वो अपील अथॉरिटी ने जिस दिन डायरेक्शन इशू करी वहां से 2 साल की मिलेगी। ये बात लिखी हुई है 75 सबसेक्शन 3 में। एडजुडिकेशन ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑन रिमांड बैक ऑफ द केस। रिमांड बैक अगर किया गया, फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए बोला गया, तो जो टाइम लिमिट होगी वो क्या होगी, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन। ध्यान में रखना टाइम लिमिट जीएसटी के लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर टाइम लिमिटेशन के अंदर एक्शन नहीं किया जाता तो फिर एक्शन हो ही नहीं सकता। यहां मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि इसको हम क्लैरिफिकेशन में बहुत यूज करेंगे। ऑफिसर ने ओरिजिनल एडजुडिकेशन किया सेक्शन 73 में 3 साल के अंदर, सेक्शन 74 में 5 साल के अंदर। असेसी एग्रीव्ड था, अपील में आ गया। अपील में अपीलेट अथॉरिटी कहती है मामले को सही तरीके से एडजुडिकेशन में हैंडल नहीं किया, फ्रेशली एडजुडिकेशन करो, डायरेक्शन दे दी, रिमांड बैक कर दिया, तो अब ऑफिसर के पास जब ये दोबारा केस आया तो उसे टाइम लिमिट मिलेगी ना भाई फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, वो कितनी होगी, 2 years, जिस दिन ये डायरेक्शन उस ऑफिसर को दी गई। ओके, चलिए इसको मैं यूज करूंगा आगे। फिर इसके बाद तीसरी अहम बात जिसकी वजह से बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई है, ये क्लैरिफिकेशन 75 सबसेक्शन 2 के रिस्पेक्ट में इशू की गई है। तो ये सबसे अहम बात है जो मैं अब आपके साथ बोल रहा हूं। अब सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते हैं जी अगर कभी ऐसा हो कि ये जो पर्सन था उसके खिलाफ ऑफिसर ने सेक्शन 74 में एक्शन लिया, ये जो पर्सन था असेसी, इसके खिलाफ ऑफिसर ने सेक्शन 74 में एक्शन लिया। कहने का मतलब उसने एक्शन मेलाफाइड का चार्ज लगाते हुए असेसी के ऊपर लिया कि तुमने टैक्स पे नहीं किया और ये तुमने जानबूझ के पे नहीं किया, तुमने चोरी करी है। तो उसने 74 में एक्शन लिया, तो सेक्शन 74 के लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए उसने इसके खिलाफ शो कॉज नोटिस बेस्ड एडजुडिकेशन कर दिया। अब इस 74 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट पर्सन आ गया अपील में, इस 74 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट पर्सन आ गया अपील में, और पर्सन ने अपील में अपीलेट अथॉरिटी को यह कहा जी मेरे से टैक्स पे नहीं हुआ लेकिन मैं चोर नहीं हूं, बोनाफाइड मिस्टेक है मेरी। मतलब इसने नॉन पेमेंट तो एडमिट करी लेकिन इसने फ्रॉड वाला चार्ज जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया, और इसने अपीलेट अथॉरिटी से ये बोला कि जी मेरी नॉन पेमेंट तो है बट फ्रॉड नहीं है, मैं बोनाफाइड हूं। और अपीलेट अथॉरिटी को भी ये लगा कि हां कि नॉन पेमेंट तो है बट ये असेसी जो है मेलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड केस बनता है। तो उस केस में ऑफिसर ने ऑर्डर भले ही मेलाफाइड प्रोसीडिंग में पास किया था,
अगर अपील में मेलाफाइड प्रूव नहीं होता है, अगर अपील में मेलाफाइड प्रूव नहीं होता है तो 75(2) में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये लिखी हुई थी, अगर अपील में मेलाफाइड प्रूव नहीं भी होता है तो भी ये जो डिमांड निकाली गई है, ये जो डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है, ये डिमांड ऑर्डर ये अपने आप में इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ये डिमांड ऑर्डर जो होगा ये अपने आप में इनवैलिड नहीं हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बेटा, 75(2) को रिकलेक्ट करना, उन्होंने ये लिखा हुआ था डिमांड निकाली गई मेलाफाइड केस में, अपील में मेलाफाइड प्रूव नहीं भी हुआ तो भी ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा। फिर क्या होगा? 75(2) ने लिखा था ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, रेदर देन ये जो नोटिस 74 में भेजा गया था, इस नोटिस को 74 का नोटिस नहीं माना जाएगा। इस नोटिस को जो होगा 73 का नोटिस मानते हुए ऑफिसर जो होगा फ्रेश लायबिलिटी जो होगा वो डिटरमाइन करेगा। ऑफिसर ने एक्चुअली में क्या किया था, 74 में नोटिस भेजा था एंड 74 के हिसाब से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी निकाल के दी थी। अगर मेलाफाइड प्रूव नहीं हुआ अपील में तो 75(2) में यह लिखा हुआ था कि भाई साहब ऑर्डर प्रोसीडिंग टोटल इनवैलिड नहीं होगी, कोई फ्रेश नोटिस भेज करके 73 का केस बनाने की जरूरत नहीं है। जो 73 का नोटिस गया, 74 का नोटिस गया था, उसको 73 का नोटिस मानते हुए ऑफिसर जो होगा फ्रेश लायबिलिटी जो होगा वो डिटरमाइन करेगा। मैं पढ़वाता हूं आपको, ये लिखा हुआ था, वेयर एनी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, वो ये कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि जो नोटिस 74(1) में गया है वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि जो रीजन है, चार्जेस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन टू इवेड टैक्स हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश अगेंस्ट द पर्सन, कि 74 में जो नोटिस गया है वो सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रॉड के चार्ज प्रूफ नहीं हो पा रहे हैं। उसने टैक्स पे नहीं किया, वो बात ठीक है, लेकिन डेलिब्रेट नहीं किया, वो चार्ज प्रूफ नहीं हो पाया। तो फिर 75(2) ये कहता था प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द टैक्स पेबल by such person deeming as if the notice were issued under section 73(1). अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में 75(2) क्या कहता था, अगर ऐसा हुआ फ्रॉड का चार्ज प्रूफ नहीं हुआ तो फिर ऑफिसर तय करेगा टैक्स पेबल। 74 में जो डिमांड निकाली गई थी उसको भूल जाएगा वो ऑफिसर, अब फ्रेश टैक्स निकालेगा, ये मानते हुए कि जो नोटिस इशू किया गया था वो 74 में नहीं, वो 73 में इशू किया गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब डिमांड ऑर्डर ये खत्म नहीं करेंगे, आपको फ्रेश नोटिस 73 में भेज करके फ्रेश 73 का केस बनाने की जरूरत नहीं है। जो 74 में गया था आप ये मान लोगे कि वो 73 में गया था, और अगर ये 74 में गया हुआ नोटिस 73 वाला नोटिस बनेगा तो फिर क्या क्या डिमांड बन सकती होगी वो तय करके जो होगी ऑफिसर जो होगा वो फ्रेश निकालेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। तो अब बेसिकली क्या है, ये जो मैंने आपको रफ वर्डिंग बोली, इस प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ऑफिसर ने बेसिकली सीबीआईसी को बोला था कि ये जो लाइन है, ये जो कह रही है कि 74 के नोटिस को 73 का मानते हुए ऑफिसर डिमांड निकालेगा, तो ऑफिसर को कंफ्यूजन थी कि बेसिकली इसमें हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो उस बात को लेकर के जो है वो क्लैरिफिकेशन बेसिकली सीबीआईसी ने दी है कि ये जो प्रोविजन कह रहा है कि मेलाफाइड प्रूफ नहीं हुआ तो ऑफिसर को 74 के नोटिस को 73 का समझते हुए डिमांड निकालनी है, तो उसमें एग्जैक्टली उसे क्या करना है। तो उन्होंने सिंपल सा ये बोला, उन्होंने बोला जी देखो, मान लो ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर टैक्स पे नहीं किया आदमी ने, और ऑफिसर ने इस फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में जो टैक्स पे नहीं हुआ, ऑफिसर ने उसके खिलाफ यहां पर 74(1) में शोकॉस नोटिस भेज दिया एंड 74 में एडजुडिकेशन करके डिमांड निकाल दी। ठीक है, असेसी चला गया अपील में, अपील की अथॉरिटी ये कह रही है जी भाई साहब ये फ्रॉड का केस है नहीं, ये तो 73 का केस बनता है, तो उसके ऊपर मेलाफाइड के हिसाब से नहीं, आपको इसकी डिमांड फ्रेश निकालनी है, जैसे कि ये नोटिस 74 का नहीं था 73 का है। तो अब सर्कुलर ये कह रहे हैं जी अब सुनो, अब आप सिंपली ये चेक करो कि ये शोकॉस नोटिस जब आपने इशू किया था 74 के हिसाब से, तो आपने तो 74 में जो लिमिटेशन था
क्या 4 ईयर एंड 6 मंथ्स आपने तो उस लिमिटेशन के अंदर अंदर इशू किया होगा, यस और नो। अब आप ये चेक करो कि जब वो आपको ये कह रहा है ये 74 का था ही नहीं, ये 73 का था, तो आप ये चेक करो आपने एक्चुअल में जिस भी दिन इसे ये सर्व किया है, क्या वो जो डेट है वो 73(1) में जो लिमिटेशन बताई गई है कितनी 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स की, क्या वो उस लिमिटेशन के अंदर जो है वो सर्व किया गया था। अगर आपने 74 में सर्व किया तो आपने इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए सर्व किया, आप 74 का तो है नहीं तो आप इस लिमिटेशन को तो साइड कर दो। आप ये देखो जिस भी एक्चुअल दिन ये नोटिस सर्व किया गया, क्या वो नोटिस की सर्विस की डेट 73(1) का जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड इस साल के लिए बनता है उसके अंदर अंदर आती है। अगर वो इसके अंदर आती है तो फिर ये 73(1) का वैलिड नोटिस है, 73(1) का ये वैलिड नोटिस है, डिमांड निकाल दो। 73(1) का ये वैलिड नोटिस है, डिमांड निकाल दो। बट अगर जिस दिन को ये इशू किया गया है वो डेट, जिस दिन को ये सर्व किया गया है वो डेट 73(1) की जो टाइम लिमिटेशन है उस डेट के बाद की बनती है, तो इसका मतलब ये 73(1) का वैलिड नोटिस नहीं है, बियॉन्ड टाइम लिमिटेशन है, तो आपको वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डिमांड जो होगी वो इग्नोर करनी पड़ेगी। आर यू ओके विद दिस? बड़ी सिंपल सी उन्होंने बात बोली है कि आपने जिस दिन ये नोटिस इशू किया, सर्व किया, उस डेट को सिंपली चेक कर लेना है कि क्या वो जो एक्चुअल सर्विस की डेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 73(1) का लिमिटेशन अप्लाई होता तो वो जो लिमिटेशन की डेट बनती ये उसके अंदर है या ये इसके बाहर है। अगर ये उसके अंदर है तो ये नोटिस भले ही 74 में इशूड है बट क्योंकि ये 73 की लिमिटेशन के अंदर इशूड है तो ये वैलिड है, इसके परसुएंस में डिमांड निकाल दो विद लोअर पेनल्टी। बट अगर ये उसके बाहर है तो फिर ये नोटिस अपने आप में इनवैलिड है, इसके रिस्पेक्ट में कोई डिमांड नहीं निकाल सकते, वो फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो छोड़ना आपको पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आती है। फिर दूसरी साथ में कोरेस्पॉन्डिंग बात ये आई कि अगर ये जो सर्व किया गया वो जिस दिन सर्व किया गया वो 73(1) के टाइम लिमिटेशन के अंदर है तो ये वैलिड है, और क्योंकि ये वैलिड है तो फिर आपको 73(1) के हिसाब से डिमांड बनती है वो निकालनी है, मतलब लोअर पेनल्टी वाली निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन साथ में पूछा गया था ये जो आप फ्रेश डिमांड तय करके निकालनी है उसके लिए टाइम लिमिटेशन जो होगा वो क्या चलेगा, उसके लिए टाइम लिमिटेशन जो होगा वो क्या चलेगा। तो सीबीआईसी ने सिंपली बोला यहां बेसिकली हुआ क्या है, यहां बेसिकली फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ, फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ तो अथॉरिटी आपको वापस भेज रही है कि 73 का केस मानते हुए इसे हैंडल करो। तो बेसिकली ये क्या बना, फ्रेश एडजुडिकेशन करने का केस बना, ये बेसिकली रिमांड बैक की सिचुएशन हो गई। तो इसके लिए जो आपको टाइम लिमिटेशन चलेगी वो आपकी 75(3) में जो बताई गई है ना कि अगर कभी अपीलेट अथॉरिटी की डायरेक्शन की वजह से फ्रेश डिमांड निकाली जाती है तो आपको डायरेक्शन से 2 साल मिलते हैं। तो ये बेसिकली 2 मुद्दे हैं जो सीबीआईसी ने हैंडल करके बताए हैं। आपको रिपीट कर देता हूं, एक मुद्दा सीबीआईसी ने यह बताया है कि 75(2) को आपने कैसे अप्लाई करना है, वैलिड डिमांड निकलेगी या इनवैलिड निकलेगी, एंड दूसरा जहां वैलिड बनेगी तो उसका कितने टाइम लिमिट में आपको फ्रेश एडजुडिकेशन करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी नेक्स्ट पेज पर मैंने इसे इलस्ट्रेशन बेस दिया है, जरा देख लीजिएगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर कुछ फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब ये पर्सन है, इसके खिलाफ ऑफिसर ने जो है वो एक डिमांड रेस करी और वो डिमांड जो है वो इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स को कवर करते हुए जो है वो रेस करी। ऑफिसर ने जो केस बनाया वो 74 का बनाया, मतलब मेलाफाइड वाला नोटिस भेजा कि आपने टैक्स पे नहीं किया फ्रॉड की वजह से, और 20 जून 2024 को जो है ये नोटिस भेजा गया। 20 जून 2024 को ये नोटिस भेजा गया जिसमें इन 3 सालों के रिस्पेक्ट में जो है वो पैसा मांगा गया। नोटिस के बाद उसका जो भी उसने रिप्लाई दिया उसको सुना गया और उसके रिप्लाई में कोई जान नहीं पाई गई, तो अल्टीमेटली उन्होंने फ्रॉड के बेसिस पर टैक्स डिटरमाइन करके इस दिन जो है अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब पर्सन एग्रीव्ड था, वो आ गया अपील में, ठीक है जी। अब अपील में क्या हुआ, अपील में ये बात तो असेसी ने एक्सेप्ट कर ली कि नॉन पेमेंट हुई है, बट उसने फ्रॉड नहीं माना और अपील की अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि फ्रॉड नहीं है, मेलाफाइड इंटेंट नहीं है, तो ये 74 का एक्शन नहीं बनता। तो अब क्या हो गया, अपील की अथॉरिटी ने ऑफिसर को क्या बोला, भाई साहब आप फ्रेशली एडजुडिकेट करो, आपने फ्रॉड वाली डिमांड निकाली थी वो तो बनती नहीं है, अब आप ये मानो कि जो आपने 74 में नोटिस इशू किया था वो 74 का नहीं 73 वाला नोटिस था। अब उसके हिसाब से
जो जो भी टाइम लिमिटेशन के अंदर बनता है आप फ्रेश डिमांड जो है वो निकाल करके इससे उतना ही पैसा ले सकते हो। तो अब जब कभी ऐसा होगा तो फिर ये व्यक्ति को फ्रेश डिमांड निकालनी होगी और उस डिमांड को निकालते टाइम 75(3) के हिसाब से इसे जिस दिन डायरेक्शन मिली है वहां से 2 साल का लिमिटेशन पीरियड इसे मिलेगा। ये बात सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन में लिख करके दी है, जिसे आप आगे पढ़ सकते हैं। अब ऑफिसर इसे हैंडल कैसे करेगा कि जब 74 का नोटिस गया था लेकिन 73 का मान के हैंडल करना है, तो हैंडल कैसे करेगा वो मैंने यहां सिंप्लीफाइड आपको लिख के दिया। देखो उसके खिलाफ ऑफिसर ने 18, 19, 19, 20, 20, 21 की डिमांड जो है वो निकाली है। ठीक है, अब आपका लिमिटेशन पीरियड जो निकाला जाता है वो रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से निकाला जाता है। तो 18, 19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट बन गई 31 दिसंबर 2019, ये 31 दिसंबर 2020 और ये बन गई 31 दिसंबर 2021। ये बन गई एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। यहां पर भी एक छोटी सी बात इंफेसिस से बोल देता हूं, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है, बट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एक्सटेंड भी करती है। अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन कर रखा होगा तो फिर वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो होगी वो कंसीडर की जाएगी, बट स्टूडेंट लेवल पर आपको एक्सटेंडेड ड्यू डेट से मतलब नहीं होता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो बेसिक ड्यू डेट है उसके हिसाब से यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंगली यहां मैंने बेसिक ड्यू डेट जो है वही मेंशन करी है। अब नॉर्मल केस में अगर ऑफिसर ने इसके खिलाफ जो एक्शन लिया होता, अगर शुरुआत में ही सेक्शन 73 वाला लिया होता, तो नोटिस इशू करने के लिए उसे कितना टाइम लिमिटेशन है 2 years and 9 months, एंड ऑर्डर्स के लिए कितना है 3 years। तो अकॉर्डिंगली अगर 73 में इशू किया होता तो 2018-19 के रिस्पेक्ट में ऑफिसर इसको नोटिस इशू कर सकता था। एनुअल रिटर्न की डेट ये हो गई, अब इसमें 2 साल 9 महीने अगर आप जोड़ देते हैं तो ये कट ऑफ डेट बन जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर का इस डेट तक बोनाफाइड केस में नोटिस भेजा जा सकता है एंड इस डेट तक डिमांड ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है वो पास किया जा सकता है। ड्यू डेट्स आपके लिए बड़ी आसान है, इसके लिए मुझे बार बार इंफेसिस देने की जरूरत नहीं है। सिंपली नोटिस 2 years 9 month प्लस कर लो इन डेट्स में, तो ये बन जाएगी नोटिस की ड्यू डेट्स एंड ऑर्डर्स की जो टाइम लिमिटेशन के हिसाब से ड्यू डेट बन जाएगी वो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बन जाएगी। आर यू कंफर्टेबल? एंड यही केस, लेकिन अगर ऑफिसर 73 मानता ही नहीं है, ऑफिसर को ये लगता है कि ये 74 का केस है, देन इन दैट सिचुएशन उसके लिए जो टाइम लिमिटेशन बनेगी नोटिस की वो 4 year + 6 month जोड़ना और ऑर्डर की जो बनेगी उसके लिए 5 year जोड़ना, एंड अकॉर्डिंगली ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम लिमिटेशन जो है वो बनेंगी। आर यू ओके विद दिस? अब ये मैंने आपको प्लेन डिटेल्स लिख करके दी कि प्रॉपर ऑफिसर 73 में ही अगर एक्ट करता तो सब्जेक्ट टू दिस टाइम लिमिटेशन करता, और 74 में अगर एक्ट करता तो सब्जेक्ट टू दिस टाइम लिमिटेशन एक्ट करता। अब ऑफिसर ने एक्चुअल में क्या किया? ऑफिसर ने एक्चुअल में 74 लगाते हुए एक्ट किया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 74 लगाते हुए एक्ट किया तो वो इस साल का नोटिस 30 जून 2024 तक दे सकता है, 1920 का नोटिस 30 जून 2025 तक दे सकता है, 2021 का नोटिस 30 जून 2026 तक दे सकता है। ठीक है जी। अब उसने जब प्रोसीडिंग करी तो तीनों साल की इकट्ठी करी और उसने नोटिस कब दिया? 20 जून 2024 को। उसने 20 जून 2024 को तीनों फाइनेंशियल ईयर कवर करते हुए नोटिस दे दिया 74 में। क्या उसने जो नोटिस दिया वो तीनों सालों का उनकी लिमिटेशन पीरियड के अंदर दिया? आंसर इज यस। 20 जून को दिया तो पहला साल वो भी टाइम लिमिटेशन में आ गया, दूसरा जो है वो भी आ गया, तीसरा भी आ गया। कहने का मतलब उसने 74 में जब केस बनाया तो तीनों सालों का विद इन टाइम लिमिटेशन बनाया और अकॉर्डिंगली उसने डिमांड भी निकाल करके दे दी। अब लेकिन अपील में वो डिमांड प्रूव ही नहीं हुई, बोनाफाइड का केस कहा गया। तो अब बोनाफाइड का केस कहा गया तो अब हमने क्या कहा है कि भाई साहब आप ये भूल जाओ कि ये नोटिस जो था वो 74 का था। आप ये मानो कि आपने ये जो 20 जून 2024 को नोटिस दिया था ये 74 में नहीं, आपने सेक्शन 73 में इशू किया था। अब अगर आपने ये 73 में इशू किया था तो अब आप सिंपली ये देखो कि अगर ये 73 में इशू किया गया है तो आपने जिस डेट को ये इशू किया है, जिस डेट को आपने ये सर्व किया है, वो डेट इनमें से कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की बोनाफाइड केस की टाइम लिमिटेशन के अंदर आती है? दिस इज योर एक्चुअल डेट।
आप सिंपली चेक करो कि आपने ये जो 3 सालों को कवर करते हुए नोटिस दिया है, जिस दिन आपने ये नोटिस दिया है वो डेट क्या इनकी बोनाफाइड केसेस की टाइम लिमिटेशन के अंदर आती है? अगर आती है तो फिर आप डिमांड निकाल दो, नहीं आती है तो आप छोड़ दो। अगर कुछ साल की आती है, कुछ की नहीं आती है, तो जिनकी नहीं आती उनको छोड़ दो, जिनकी आती है उनको आप कवर कर लो। ठीक है जी। तो अपना एनालिसिस अब हम कैसे करेंगे? ऑफिसर ने इन 3 सालों के रिस्पेक्ट में इसको नोटिस दिया और किस दिन एक्चुअल में इशू किया? 20 जून 2024 को इशू किया ना, तीनों सालों का इकट्ठा। अब टाइम लिमिटेशन अगर सेक्शन 73 के हिसाब से हम बात करते तो 18-19 के लिए बोनाफाइड केस में टाइम लिमिटेशन क्या बनता? 30 सितंबर 2022। 1920 के लिए टाइम लिमिटेशन नोटिस का क्या बनता? 30 सितंबर 2023। एंड 2021 के लिए क्या बनता? 30 सितंबर 2024। अब आप चेक कर लो कि ये टाइम लिमिटेशन 73 का बनता, आपने जो एक्चुअल सर्व किया है वो क्या उसके अंदर किया है। तो पहले केस में 18-19 का लिमिटेशन ये बनता है 2022 30 सितंबर, आपने 20 जून 2024 को किया है तो लेट किया है, ये इनवैलिड हो गया। आप इस ईयर की डिमांड जो होगा वो अब आप इससे नहीं ले पाएंगे, आपको ये साल छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली 1920 का जो टाइम लिमिटेशन बनता है 73 में वो 30 सितंबर 2023 बनता है, जबकि आपने 20 जून को नोटिस भेजा था। तो कहने का मतलब यहां भी आप लेट हो गए हो, ये नोटिस इनवैलिड है, आप इसके पर्संस में कोई डिमांड नहीं निकाल पाओगे, ये साल छोड़ना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर है उसका टाइम लिमिटेशन बनता है 30 सितंबर 2024, आपने 20 जून को किया है तो मतलब आपने उस नॉर्मल टाइम लिमिटेशन के अंदर किया है, तो ये नोटिस उस साल के रिस्पेक्ट में वैलिड माना जाएगा। आपको सिर्फ इस साल के रिस्पेक्ट में जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपको सिर्फ वही पकड़ के जो होगी वो फ्रेश एडजुडिकेट करनी है, और इस फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए आपको जो टाइम लिमिट आगे अवेलेबल रहेगी, जिस दिन फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए अपील ने बोला है वहां से 2 साल की टाइम लिमिटेशन जो होगी वो अवेलेबल रहेगी। ये 1 पेजर चार्ट सिंपली जो है वो कर जाना, इसमें पूरे प्रोविजन जो है वो आ गए हैं। थियरी जो है वो आप अगर पढ़ के रिकॉन्साइल करना चाहते हो तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि रीड कराने की जरूरत है, सारा कुछ मैंने डिटेल में करा दिया। आप अपने से एक बार सर्कुलर की थ्योरी पढ़ के जो है वो रिकॉन्साइल कर सकते हैं। चलूं जी आगे, चलिए जी। तो इसके साथ हमारा जो है वो डिमांड एंड रिकवरी वाला अमेंडमेंट का एरिया भी कवर हो जाता है।